नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि खबर आप न सिर्फ समझें बल्कि जब यहां से निकले तो उस खबर के मास्टर हो, कोई आपको घुमा ना सके, फिरा ना सके। और जैसा बार बार याद दिलाता हूं, न्यूज का फैमिली शो है। बच्चों को भी बैठा कर दिखाइए, खबर उनके काम की भी होगी, उनके समझ के अंदाज में भी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताऊं आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। पंजाब की 5 फ्रंट चुनावी फाइट का चैप्टर। लोग उत्तर प्रदेश पे तो बड़ा फोकस कर रहे हैं, लेकिन पंजाब का चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है। और कैसे उसमें 3 फ्रंट नहीं, 4 फ्रंट नहीं, 5 फ्रंट पर चुनावी फाइट हो रही है, आज आपको यह समझाऊंगा। किसानों की पार्टी बनने से कांग्रेस क्यों बेचैन है? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी तो कल तक किसानों का समर्थन कर रही थी। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन अच्छा लग रहा था। पंजाब में आंदोलन हो रहा है तो खराब क्यों लग रहा है? नीलामी की बात क्यों आ रही है? किसान बिक गए ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों कांग्रेस को दिक्कत है किसानों के आंदोलन से, वो आपको बताएंगे। चंडीगढ़ के चुनावी रिजल्ट से किसे डरना चाहिए? आज चंडीगढ़ में निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, वो नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा 197 करोड़ के नोट से किसके लिए वोट खरीदे जाते हैं, यह प्रश्न सबसे बड़ा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े चुनाव हैं और किसी के घर में नोटों की गड्डियां मिले, वो इत्र बनाने वाले बिजनेसमैन के जो चुनावी सुगंध है वो किस कमरे तक जा रही थी, किस पार्टी के कमरे तक जा रही थी, वो भी जरा आपको बताएंगे। और राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में लीकेज का चैप्टर भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि देश का सम्मान करने वाले, देश को सम्मान दिलाने वाले अगर एक सिस्टम के सामने हार जाएं, जो बड़े बड़े योद्धाओं के सामने नहीं हारते, वो सिस्टम के सामने हार जाएं तो प्रश्न उठाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास। और पाठशाला में आज सबसे पहले पंजाब की पॉलिटिक्स का चैप्टर, क्योंकि पंजाब की राजनीति में हलचल बहुत बढ़ गई है। और यह इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन पहले 22 किसान संगठनों ने पार्टी बना ली और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आज पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींडसा का गठबंधन भी तय हो गया। आज ही चंडीगढ़ में निकाय चुनाव के नतीजे भी आ गए, जिसमें आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर आई है और कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है वो सरक कर 3 नंबर पर है। अब इन तीनों तस्वीरों की अहमियत बहुत है पंजाब के लिहाज से। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज गृह मंत्री अमित शाह से मिले, उनके घर गए, उनसे मुलाकात की। इस मीटिंग में पंजाब में गठबंधन को लेकर फैसला हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई। यह ध्यान रखिएगा कि अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात का ही नतीजा था कि कैप्टन ने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया था। यह याद रखिएगा कि अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात के बाद ही किसान आंदोलन अचानक से खत्म भी हुआ था। और अब जब किसान कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उसका क्या इंपैक्ट होगा आगे समझाऊंगा। उसके बाद भी अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई। गठबंधन का फैसला हो गया। मीटिंग में जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, गजेंद्र शेखावत वो भी थे। बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखदेव ढींडसा की पार्टी मिलकर एक थर्ड फ्रंट बनाएगी। जो अमूमन आप सेंटर में सुनते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बनेगा, वो पंजाब के अंदर एक तीसरा मोर्चा जो है वो बनाने की बात हो रही है। एक बार शेखावत साहब को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। आदरणीय कैप्टन साहब की पार्टी, आदरणीय ढींडसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज आधिकारिक रूप से तीनों दलों के प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आदरणीय कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह जी और आदरणीय ढींडसा साहब के बीच में एक लंबी वार्ता और बैठक संपन्न हुई है। और बैठक के बाद में आज इस बात की आधिकारिक घोषणा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। ये तय किया गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के
और कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के तीनों ही दलों के दो प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और बैठक में इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ में पंजाब से जुड़े हुए विषय, सिखों से जुड़े हुए विषय, कृषि से जुड़े हुए विषय और पंजाब में जो बहुत बड़ा तबका है ओबीसी, उन सब से जुड़े हुए विषय। यानी हर पार्टी तैयारी कर रही है। पंजाब में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की चुनावी लड़ाई अब 5 मोर्चे की हो गई है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 मोर्चे पर पंजाब का चुनाव लड़ा जाएगा। और यह क्यों दिलचस्प होता जा रहा है आप देखिए। #न्यूज की पाठशाला पर अपनी राय ट्वीट करनी है आपको, ये बार बार याद दिलाता हूं ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं जिस विषय में बता रहा हूं उसके बारे में और शो के बारे में। अब ये 5 फ्रंट कौन कौन से हैं? पहला फ्रंट कांग्रेस, जो कि अभी सत्ता में है और उसे अपनी सरकार बचानी है। दूसरे हो गए अकाली, जो कि इतने साल तक सत्ता में रहे और उनको हटाकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी पंजाब के अंदर। तीसरी है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, जो कि अभी पंजाब के अंदर एक फ्रंट रनर के तौर पर दिख रही है। चौथा मोर्चा है बीजेपी प्लस कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये दोनों मिलकर अब साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी घोषणा उन्होंने कर दी। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट मोर्चा जिसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई थी, ये 4 तो आप भी सुनते होंगे कि भाई पंजाब में चुनाव होगा तो ये होगा, ये है किसान नेताओं की पार्टी। किसान नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी बनाई। आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले चडूनी ने अपनी पार्टी बना ली थी, चडूनी साहब ने। अब 22 संगठनों ने मिलकर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अब ये 5वां जो खिलाड़ी है, इसने मैच को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। क्योंकि अगर आप 2017 का रिजल्ट देखें, 2017 पंजाब का रिजल्ट 2017 में क्या कहता था? कांग्रेस को 77 सीट आई थी, 77, अकाली को 15। अकाली दल को आप देखेंगे, इनको मात्र 15 सीट आई थी, पर इनकी एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत जबरदस्त थी। आम आदमी पार्टी ने एंट्री की थी और 20 सीट आई थी और बीजेपी को 3 सीट आई थी। तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो अकाली प्लस बीजेपी के लिए थी यहां पर मिलकर। तो जिसको फायदा गया एंटी इनकम्बेंसी का, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी थी। और आम आदमी पार्टी जो है वो इस मूड में थी कि सरकार बना सकती है, मतलब ऐसा सोच के चल रहे थे। आपको याद होगा कुमार विश्वास साहब ने कई इंटरव्यू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल तो सपना भी देख रहे थे कि दिल्ली छोड़कर पंजाब के सीएम बन जाए, ये वो दावा करते थे, लेकिन वो 20 पर रुक गए थे। और कांग्रेस जो कैप्टन के नेतृत्व में, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, उसको 77 सीटें आई। अब कैप्टन यहां पर है नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो मामला है वो तो है ही है। और एंटी इनकम्बेंसी बटेगी किस किस में? अगर कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है जो सत्ता में है, तो कांग्रेस विरोधी जो वोट होगा वो कहां कहां जा सकता है? एक आम आदमी पार्टी में जा सकता है, जो कि वहां पर पिछली बार भी मौजूद थे विकल्प के तौर पर। दूसरा, वो कैप्टन के पास जा सकता है जो कि बीजेपी से गठबंधन कर रहे हैं और एक बड़ा फोर्स वहां पर हो सकते हैं। और तीसरा जा सकता है उन किसानों के पास जो अपनी पार्टी बना रहे हैं, क्योंकि वहां ग्रामीण वोट इनके पास जा सकता है। अब ये जो मोर्चा बना, इससे नुकसान सबसे बड़ा किसका हो सकता है? आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है और उससे भी बड़ा नुकसान कांग्रेस का हो सकता है। क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी जब सेंटर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये किसान सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, कृषि कानूनों के खिलाफ कर रहे थे, तो उसको ये किसान बहुत अच्छे लगते थे। अब नहीं लग रहे, क्योंकि अब वो पूरा सेंटिमेंट पलट गया और पंजाब में आंदोलन होने लगा। कांग्रेस के लिए फायदा क्या था और नुकसान क्या था? अगर आप देखेंगे किसानों के लिहाज से, कांग्रेस, इसका फायदा और इसका नुकसान अगर आप देखने जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी का फायदा क्या था भाई? कि इनको लग रहा था कि किसान आंदोलन से फायदा होगा। किसान आंदोलन सिंगू वाला, यहां वाला नहीं जो अभी चल रहा है, सिंगू वाला, इससे इनको फायदा होगा। लेकिन इनका नुकसान क्या है? कैप्टन के जाने से इनको नुकसान हुआ है। कैप्टन गए, इससे इनको नुकसान हुआ है। तो ये इनकी स्थिति है। अगर आप अकालियों के लिए देखें कि उनके लिए क्या फायदा है और उनके लिए क्या नुकसान की स्थिति है, इनको भी किसान आंदोलन से थोड़ा फायदा हो सकता है भाई। क्योंकि अगर जो पंजाब में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, ये पंजाब वाला कह रहा हूं, पंजाब
प्लस सिंघू दोनों से, क्योंकि अगर वो जो है बीजेपी के खिलाफ सेंटिमेंट है तो इनको फायदा देगा। पंजाब में जो है वो कांग्रेस का वोट काट के इधर ला सकता है, लेकिन बीजेपी से अलग होने का नुकसान भी हो सकता है। जो हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन बीजेपी के लिए जाता था साथ होने पे, वो नहीं जा सकता, वो एक नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए क्या नफा नुकसान है अगर आप देखने जाइएगा, तो अगर आप फायदा देखने जाइए तो चंडीगढ़ के नतीजे जो है वो इसको बता रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन नुकसान क्या है? कैप्टन इनको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि कैप्टन का जो संबंध है किसानों के साथ, यहां किसान देख लीजिए, वो किसान जो है अगर कैप्टन के साथ गए, क्योंकि पंजाब में जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ था उसके पीछे तब कांग्रेस में रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, तो वो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी के लिए कुछ खोने को है ही नहीं। बीजेपी वहां पंजाब में बहुत छोटी सी पार्टी रही है, हमेशा अकाली दल के कंधे पर सवार रहती थी। अब कैप्टन के आने से उनको फायदा ही होने की उम्मीद है, यह इस वक्त की स्थिति है। लेकिन जिस चंडीगढ़ निकाय चुनाव का जिक्र कर रहा हूं उसके नतीजे आपको बता देता हूं। चंडीगढ़ में आज निकाय चुनाव के नतीजे आए, और वो निकाय चुनाव के नतीजे एक, अगर सेंटिमेंट मानिए कि क्या सेंटिमेंट है, उसकी तरफ क्या संकेत दे रहे हैं। पहले रिजल्ट क्या आपको बता देता हूं, जरा रिजल्ट दिखाइए। कुल वहां पर 35 सीट थी, आम आदमी पार्टी को 14 सीट मिली, इन 35 में से बीजेपी को 12 सीट मिली, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई 8 सीट, और अकाली दल को 1 सीट मिली। लेकिन वोट शेयर के आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। सीट आप देख लीजिए किसको कितना है, देख लिया आपने। अब वोट शेयर चंडीगढ़ निकाय चुनाव में अगर आप वोट शेयर देखें, वोट शेयर किसको कितना मिला, तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 29.79% वोट शेयर मिला। उसके बाद है बीजेपी को 29.30, और सबसे ज्यादा सीट जिसको आई आम आदमी पार्टी को, उसका वोट शेयर कम है, 27% के करीब है। और जो इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय, उनको गया है करीब 7.10%, और अन्य को 6%। तो ये वोट शेयर भी कुछ कुछ कह रहा है। लेकिन एक चीज ये है कि अगर ये एक ट्रेलर था निकाय चुनाव के नतीजे विधानसभा के लिए, तो क्या विधानसभा में भी हंग असेंबली होगी? और अगर हंग असेंबली हुई तो क्या कैप्टन की पार्टी, बीजेपी, अकाली दल बाद में सब साथ आ सकते हैं क्या? और अगर हंग असेंबली हुई तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी? अभी तो पहले यही पता चल जाएगा। ये अर्बन सेंटर में चंडीगढ़ निकाय चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी को अब अपना मेयर बनाना है तो वो किसके साथ जाएगी? क्योंकि वहां बहुमत तो है नहीं इनके पास। अगर कांग्रेस के पास जाएंगे तो किस मुंह से विधानसभा में वोट मांगेंगे कि भाई इनके खिलाफ हमको वोट दो, और नहीं जाएंगे तो कैसे मेयर बनाएंगे? तो अभी बहुत खेल होना है। चंडीगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे बहुत कुछ बताएंगे आगे क्या होगा। 32 किसान संगठनों में 22 किसान संगठन साथ आकर चुनाव लड़ रहे हैं। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में संयुक्त समाज मोर्चा नाम की पार्टी बनाकर पंजाब में ये चुनाव लड़ेंगे, और कह रहे हैं कि 117 की 117 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इनका प्रभाव मोटे तौर पर ग्रामीण इलाकों में दिख सकता है। चंडीगढ़ के नतीजे पे मत जाइए, क्योंकि ये मेट्रो सिटी है, और अगर ग्रामीण इलाकों में किसानों की पार्टी का असर हुआ तो नुकसान कांग्रेस को होगा। अब अगर किसान संगठन अपनी पार्टी बनाएंगे तो वोट बटेंगे भी। तो अगर वो चुनाव नहीं भी जीते और वोट काट देते तो कांग्रेस का वोट काटेंगे, और वो वोट कहां जा सकता है? कैप्टन के पास जा सकता है, क्योंकि कैप्टन और इन किसान नेताओं का बड़ा मजबूत रिश्ता रहा है। तो फायदा कैप्टन का, नुकसान कांग्रेस का। और कैप्टन बड़े होते हैं और स्पष्ट बहुमत आम आदमी पार्टी को नहीं मिलती है तो पंजाब में पूरा गेम खुल जाएगा। यही वजह है कि किसान संगठनों के चुनाव लड़ने से कांग्रेस परेशान है। उनका राजनीति में उतरना कांग्रेस को पच नहीं रहा है। कांग्रेस कल तक इन किसान संगठनों के साथ होने का दावा कर रही थी। राहुल गांधी के स्टेटमेंट आप उठाकर देख लीजिए, कहते थे हम ही हैं जो इनके साथ हैं, और आज किसान नेताओं के चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष हैं बलिंदर ढिल्लों। उन्होंने तो किसानों के नीलाम होने की बात कह दी, मतलब किसान बिक रहे हैं। ढिल्लों साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी से गठजोड़ करना आंदोलन में शहीद हुए किसानों का अपमान है।
जो किसान लीडर राजनीतिक नेताओं को अपनी स्टेज पर नहीं चढ़ने देते थे, अरविंद केजरीवाल अब उनके नए बॉस बन गए हैं। बलिंदर यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना और गठजोड़ करना आंदोलन का फल सबसे बड़ी नीलामी देने वाले को बेचना है। कथित किसान नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को अपने किसान बेच दिए। ये कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष कह रहे हैं कि किसानों को बेच दिया। और ये लोग अभी सिंगू बॉर्डर पर किसानों को मसीहा बताते थे, किसानों का मसीहा खुद को बताते थे। फुट मसाज और पिज्जा खिलाना ये सब चलता था। अब किसानों जो हैं वो बिक गए, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लिखते हैं बीजेपी हमें उद्योगपतियों को बेच रही थी, अब कथित किसान नेताओं से राजनीतिक नेता बने लोग किसान को अपने राजनीतिक हित के लिए बेचेंगे। ये सोच है कि हमारे काम आया किसान तो बढ़िया, हमारे खिलाफ खड़ा हुआ और कहा पंजाब में लोन माफ कर दो, पंजाब में सुविधाएं दे दो, गन्ना के फसल की कीमत चुका दो, तो किसान बिकने लगा। किसान की सेल लगी है, न्यू ईयर बोनांजा चल रहा है कि आइए किसान खरीद लीजिए। हद है। उधर अमृतसर के कांग्रेस सांसद, अकेले नहीं है ये भाई साहब जो कह रहे हैं, अमृतसर से कांग्रेस के सांसद हैं गुरजीत सिंह औजला। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारी अमृतसर जाने वाली ट्रेनों को ना रोकें, पंजाब की भलाई के लिए रेलवे ट्रैक को तुरंत खाली कर दीजिए, क्योंकि लोग पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ट्रेनें बंद होने से सभी इलाकों के व्यापारी, उद्योगपति और मजदूर परेशान हैं। मांगे थोपने का यह तरीका सही नहीं है। शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन कुछ किसान संगठन राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब किसान सिंगू बॉर्डर पर बैठे थे और इसी कोरोना संकट के बीच देश को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, तब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत नहीं हुई, तब सांसद साहब को दिक्कत नहीं हुई। देश इनका नहीं था। आज पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने लगा तो कह रहे हैं किसानों पटरी छोड़ दो, घर जाओ, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपको अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है। ईमानदारी है तो पंजाब में भी किसानों के साथ खड़े होइए। और उनको क्यों बैठना पड़ रहा है? ठंड में पटरी पर किसान क्यों बैठ रहा है? उसकी डिमांड पूरी कर दीजिए। उसको कौन सा शौक है बैठने का? गुरजीत सिंह औजला कौन है? कांग्रेस संसदीय दल के पदाधिकारी भी हैं। सोनिया गांधी ने इनको संसदीय दल में शामिल किया है। नुकसान की बात आपसे कर रहा था। 2017 का चुनाव कांग्रेस जीती थी। आप देखिए 2017 में कांग्रेस की जीत हुई थी। अब जो हम कह रहे हैं कि किसान अगर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? कांग्रेस का नुकसान समझिए। कांग्रेस का नुकसान जो उन्हें दिख रहा है कि भाई किसान अगर किसके खिलाफ, अगर किसान पंजाब में खुश है तो पार्टी क्यों बनाएगा, चुनाव क्यों लड़ेगा? और अगर पार्टी बना के चुनाव लड़ेगा तो जिससे नाखुश है वो कौन होगा? जो सत्ता में है। तो सत्ता में कौन है? यही कांग्रेस पार्टी है। तो इनको चिंता हो रही है, और इनको चिंता यह है कि अगर किसान की सुन के वोट देगा तो कहां वोट देगा? ग्रामीण इलाके में वोट देगा, ग्रामीण इलाके में। और उस ग्रामीण इलाके का सिचुएशन पिछले बार क्या था? 2017 में देखिए क्या था आंकड़ा। 2017 में 77 सीट जो ग्रामीण इलाके में थी, 77 कांग्रेस ने कुल जीती थी 77 सीट। ठीक है, ये कांग्रेस की सीट है, ये कांग्रेस की सीट है जो कि उसने जीती थी 2017 में। इस 77 में से 40 सीट कांग्रेस पार्टी को ये ग्रामीण इलाके से आई थी। अब आप सोचिए कि अगर ग्रामीण इलाके में ये 40 सीटें आई थी और यहां किसान नेता जो है वो पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस का वोट घटता है, 40 सीटों पर इंपैक्ट है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आधे से ज्यादा सीट ग्रामीण इलाके से आती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब यह कहने पर आ गए इनके नेता कि हटो, पटरी खाली करो, हटाओ इसको। या फिर ये कह रहे हैं इनके नेता कि भाई अब तो किसान बिकेंगे। लेकिन कोई विरोध सुना आपने ऐसे ऐसे बयानों पर भी? किसान नेता योगेंद्र यादव भी किसान संगठनों के चुनाव लड़ने के ऐलान को गलत कह रहे हैं। वो योगेंद्र यादव जिनकी खुद की राजनीतिक पार्टी है, अब राजनीति के अलग अलग मतलब समझाने लगे हैं। किसानों के चुनाव लड़ने पर सवाल उठा रहे। एक बार योगेंद्र यादव को सुनिए। राजनीति में आना और चुनावी राजनीति में आना दो अलग अलग बातें। राजनीति करना तो बिल्कुल
शाश्वत नियम है। कम से कम हमारे समाज में कोई कहे कि उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो या तो वो समझ नहीं रहे या वो आपको सही बता नहीं रहे। क्योंकि जब किसान राज की नीति पे सवाल उठा रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। चुनावी राजनीति में अपनी पार्टी बना के चुनाव में खड़े होना, जनता से वोट मांगना और चुनाव जीतने का प्रयास करना, ये राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है। राजनीति में हमेशा हो इसकी जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए मूल्यांकन करना पड़ेगा। सत्ता का चरित्र बदल पाएंगे अगर आंदोलन आगे बढ़ता है, अगर हमारे मुद्दे आगे बढ़ते हैं और अगर सत्ता का चरित्र बदलने की गुंजाइश होती है तो जरूर चुनावी में हिस्सा लेके कैंडिडेट देके खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता तो इससे बचना चाहिए। दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काट सकती है। वक्त से पहले बिना तैयारी के गलत समय पे यदि आप चुनाव में उतर जाएंगे तो आप आंदोलन का फायदे के बजाय नुकसान कर सकते हैं। ये भाई साहब योगेंद्र यादव हैं, खुद अपनी पार्टी बना चुके हैं, खुद की पार्टी फ्लॉप चल रही है, कहीं जीतते नहीं हैं, लेकिन दूसरों को बता रहे हैं कि भैया तुम पार्टी मत बनाओ, राजनीति करो लेकिन चुनावी राजनीति मत करो। आपकी क्यों सुने? आपका फॉर्मूला फिट हो रहा होता, चल रहा होता, आपकी पार्टी चमचम कर रही होती तो समझते कि आपका ज्ञान लेना चाहिए। आप किसानों को ज्ञान दे रहे हैं तब जब खुद पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि खुद तंदूरी चिकन तोड़ रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं अरे जीव हत्या अच्छी बात नहीं। अरे भैया अपना छोड़ो ना पहले तंदूरी चिकन। योगेंद्र यादव की राजनीति क्या रही है? ये आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, में से एक थे योगेंद्र यादव, जो अभी किसान आंदोलन में आपको बहुत नजर आते थे। योगेंद्र यादव जी जो है वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। तो तभी कहना था ना कि भाई अरविंद केजरीवाल जी मत बनाइए पार्टी, जो आज आप किसानों को बता रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसमें शामिल थे। ये 2014 का लोकसभा चुनाव गुड़गांव से लड़े, खुद गुड़गांव से लड़ गए, किसानों से कह रहे तुम मत लड़ो भाई, और चौथे नंबर पर आए। 2014 चुनाव हारे, चौथे नंबर पे। बीजेपी को कितना वोट आया था जो गुड़गांव से जीती? 6,44,780, और भाई साहब को आया था 79,452 वोट। 80,000 वोट आ रहा है और किसानों को बता रहे हैं चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। 2015 में केजरीवाल ने पार्टी से निकाल दिया, प्रशांत भूषण के साथ मिलकर स्वराज अभियान नाम की पार्टी बनाई। 2019 में ऐलान किया कि स्वराज पार्टी हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। स्वराज इंडिया पार्टी हरियाणा में 27 सीटों पर लड़ी, 27 सीट पर लड़े थे, 27 सीट पर। सोचिए कितने पे हारे होंगे? 27 पे हार गए। जितने पे लड़े उतने पे हारे, और ये बता रहे हैं किसको लड़ना चाहिए किसको नहीं लड़ना चाहिए। और वोट कितना आया था? 1000 से भी कम वोट। और इनका खुद का गृह प्रदेश है हरियाणा, अपने यहां 1000 से कम वोट। अब बता रहे हैं पंजाब में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अरे अपना वोट बढ़ाइए ना पहले। तो पंजाब का जो सियासत है, जो समीकरण है, वो बहुत दिलचस्प हो चुका है। 5 फ्रंट खुल चुका है, कई लोगों के धागे खुल रहे हैं, और इसीलिए वो समेटने में लगे हैं कि किसान ना लड़े। और इसलिए किसी को किसान, जो किसानों को मसीहा बता दे, किसान भगवान है, अब उनको लगने लगा है कि किसान बिक जाएगा। अरे भैया कुर्सी बचाओ, कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी बिक जाएगी आपकी, वो देखो पहले। पाठशाला में अब एक और पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जरा नोटों का समीकरण आपको बताते हैं। पीयूष जैन, ये नाम आजकल जुबान पर है। क्या पीयूष जैन के घर से मिले नोटों का इस्तेमाल वोट के लिए होना था? एक बार पीयूष जैन का वोट दिखाइए, नोट सब दिखाइए एक बार। भाई के नोटों की जो तस्वीर है, बेड के पीछे सुरंग बना दिया था भाई ने। इत्र का कारोबारी पीयूष जैन
उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है क्या, यह खंगाला जा रहा है। लेकिन उससे पहले उसके घरों को जब खंगाला गया तो वहां से क्या मिला वो देखिए। कानपुर में जो मिला वो एक ट्रेलर था। 177 करोड़ का कैश कानपुर में मिला था। 17 करोड़ कन्नौज के घर से मिला। कन्नौज में घर से 23 किलो सोना भी मिला है। 23 किलो सोना। 6 करोड़ की कीमत का 600 किलो चंदन का तेल मिला है। इतना तेल था कि उसको उठाने वाले का तेल निकल जाए। 6 करोड़ की कीमत का तेल। थोड़ा थोड़ा शीशी में भर के निकल लीजिए तो उतने में आपका दिवाली ऑफर हो जाए। तहखाने में 18 लॉकर मिले हैं। 500 चाबी मिली है। चाबी भी ढंग से रखिए, खो जाए तो मिले नहीं, और मिले तो कौन किसकी है पता ना चले। 500 तो चाबी, इतना तो हमारे घर में नहीं होगी। 16 पॉश प्रॉपर्टी के पेपर मिले। कन्नौज में 7 प्रॉपर्टी, कानपुर में 4 प्रॉपर्टी, मुंबई में 1 प्रॉपर्टी, दिल्ली में 2 प्रॉपर्टी। यहां आदमी प्रॉपर्टी डीलर को फोन करते रह जाता है कि भैया किराए का घर दिला दो, इनका प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो रहा है। दुबई में अलग 2 प्रॉपर्टी, इंडिया में है, दुबई में है। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में रेड करने वाली टीम को एक सीक्रेट तहखाना भी मिला। ये लोग घर में तहखाना रखते हैं। इतना पैसा कहां रखेंगे, सामने रखेंगे तो दिक्कत ही होगी। घर के बेडरूम में यह सीक्रेट तहखाना था। बेडरूम की दीवारों को खोदा गया तो तहखाना मिल गया। तहखाने में सीढ़ियां हैं। बेडरूम से करीब 1 मंजिल नीचे तक तहखाना है। 1 मंजिल नीचे। कानपुर में अलमारी से कैश मिला। कन्नौज में बोरे भरकर कैश मिला। जो बोरे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये लगा दिया ग्राफिक्स वाले ने। 7 बोरों में कैश है। अब 500 और 2-2 हजार के नोट की गड्डियां हैं। 100 वाला रखा ही नहीं है भाई। 100 वाला रखते तो बोरे कम पड़ जाते। ये भाई साहब बोल के लाते होंगे चावल का बोरा ले जा रहे हैं, चावल इस्तेमाल करेंगे, चावल छोड़ के फिर बोरा में नोट भरते हो। पीयूष जैन के ठिकाने से छापे के दौरान सोने की ईंटें भी मिली। 1-1 किलो की सोने की ईंटें कन्नौज के उसके घर से मिली। ऐसा कोई ईंट फेंक के मार दे तो आदमी खुशी खुशी मरवा भी ले। 1 2 नहीं 23 सोने की ईंट मिली। इसके अलावा सोने की छोटी ईंटें भी मिली। ये विदेशी मार्का सोने की ईंटें, जिसकी वजह से इस मामले में अब जांच डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI भी करेगी, जो तस्करी के मामलों की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नहीं है, वो करेगी। आरोपी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया कि आप जेल में रहो। आज कानपुर कोर्ट में पीयूष जैन की पेशी हुई। पीयूष जैन को कानपुर जेल में रखा जाएगा। पीयूष जैन पर जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया उसमें से गैर जमानती भी है। 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। इत्र के कारोबारी पीयूष जैन की पीढ़ियां कन्नौज में रहती आई। पीयूष जैन जो इत्र बेचते हैं, उनके पिताजी महेश जैन केमिस्ट का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति 15 साल में ऐसी बदली कि उसकी इत्र की महक गूंजे ना गूंजे, उसके परिवार की स्थिति जो बदली, उसकी महक पूरे इलाके में गूंजती थी, सुंघाई देती थी। 15 साल पहले इनके बहुत छोटा मकान हुआ करता। बाद में बगल के दोनों मकान खरीद लिए, सटा लिए दोनों, और 700 वर्ग गज की कोठी बनवाने के लिए जयपुर से मिस्त्री बुलवाए। कोठी में मोटी दीवारें लगा दी, महंगे एसी लगाए, दूसरे मकानों से कोठी के अंदर का कुछ दिखे ना, यह स्थिति पैदा कर दी। हम लोग, आप सोचिए ना भाई, आपको एक घर खरीदना हो तो आप सोचते हैं कौन सा बैंक लोन देगा। अच्छा लोन देगा तो EMI कितना बनेगा। अच्छा सुनो तुम्हारा ज्वेलरी बेच दें क्या, थोड़ा EMI कम हो जाएगा। अच्छा बच्चा का फीस कैसे देंगे, ये सब सोचते हैं। ये भाई साहब इत्र बेचते बेचते जो है, ये देखिए क्या खड़ा कर दिया। इनका नोटों का गड्डी देखिए तो ये अपने आप में टावर लग रहा है। उन्हें होता मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, वैसे टावर खड़ा कर दिया। पीयूष जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन को कानपुर के काकादेव थाने लाया गया। वो फर्श पर कंबल ओढ़कर लेटा हुआ दिखता है। कैसा दिन हो जाता है। नहीं, उधर नोट की गड्डी है, इधर भाई जो है बेचारा जमीन पे लेटा हुआ है। थाना परिसर में सोने की जगह दी गई। नियति है नहीं, गड्डी पे लेटने वाले को जमीन पे लेटा दिया। गलत ना काम से गड्डी बनाएगा तो यही होगा। सबसे पहले इस कैश को सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। वो पैसा क्या होगा, लोग के मन में आ रहा होगा आपके भी कि इतना पैसा जाएगा कहां। इसको पहले उठा के सेफ कस्टडी में रख दिया गया है।
उसके बाद पीयूष जैन को नोटिस भेजकर कैश और एसेट के बारे में पूछा जाएगा। बताओ कहां से आया? पीयूष जैन के डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, इनकम टैक्स भरा या नहीं ये चेक होगा। उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा। असेसमेंट ऑर्डर में बताया जाएगा टैक्स चोरी हुई या इनकम व्हाइट है, ब्लैक है। इसी ऑर्डर में कैश और दूसरे एसेट जो हैं उन पर टैक्स लगेगा या जुर्माना, ये भी बताया जाएगा। अगर असेसमेंट पीयूष जैन के हक में आया तो वो पैसे वापसी के लिए अपील करेंगे, लाओ मेरा पैसा दो, सब सही है, बढ़िया है। विभाग ने अपील नहीं मानी तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील पे अपील करेंगे। वकील को देने के लिए तो पैसा है ही है। अब इसके अलावा है कि नहीं पता, इतना तो चला गया, अब जमा हो गया, वकील को कहां से देंगे? ये तो गया। वकील को बोल सकते हैं कि मिलेगा तो देंगे। पीयूष जैन की ही तरह अधिकारियों के पास भी अपील का अधिकार है कि वो भी कहेंगे कि नहीं गलत लग रहा है। पीयूष जैन का अभी तक किसी सियासी दल के साथ कोई कनेक्शन मिला नहीं है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश चुनाव में पीयूष जैन मुद्दा है। मामला कानपुर का है और प्रधानमंत्री मोदी कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे। वहीं पीयूष जैन पर हुई रेड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पापियों ने घरों की दीवारों में नोट दबा रखे थे। एक बार योगी जी को सुन लीजिए। देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं। और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे और इनको भय था कि अगर मोदी जी इन नोटों को चलन से दूर कर देंगे तो ये लोग अपने हाथ पर पटोला रह करके घूमते रहेंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। और आज दृश्य आप देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में भी कुछ आया है, चैनल ने भी कुछ दिखाया है, सोशल मीडिया में भी आपने इनके काम को नहीं, इनके इन कारनामों को देखा होगा। हालांकि अभी पॉलिटिकल कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन योगी जी ने बुआ बबुआ पे डाल भी दिया कि 3 दिन से ये सब चल रहा है और किसका पैसा है। अब चुनाव है तो ये सब होगा। मोदी जी भी कल जा रहे हैं, देखते हैं पीएम क्या बोलते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए, ईमानदारी की कमाई में ना नोट पे सोने में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर ईमानदारी की कमाई में थाने में भी सोना नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिए। अब आपको एक जरूरी क्लास में लिए चलता हूं, सोशल साइंस की क्लास में। राजस्थान में सरकारी भर्तियों का क्या हाल है, यह वहां का हर बेरोजगार युवा जानता है। जितने पेपर लीक राजस्थान में हुए उतने शायद ही कहीं हुए होंगे। भर्तियों में धांधली के जितने आरोप राजस्थान में लगे उतने शायद ही कहीं और लगे होंगे। लाखों बेरोजगार फॉर्म भरते हैं, लेकिन धांधली, पेपर लीक, नकल से उनका हक छिन जाता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा कमजोर है कि पेपर लीक इनसे रुक ही नहीं पाता है। इसी के खिलाफ राजस्थान के रहने वाले एक शौर्य चक्र विजेता सैनिक ने आवाज उठाई। झुंझुनू के रहने वाले सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। शौर्य चक्र विजेता है, इस्तीफा दे दिए। राष्ट्रपति के नाम अपनी इस्तीफे की चिट्ठी लिखी और इसे अपने यूनिट हेड को भेज दिया। विकास जाखड़ ने सीएम गहलोत को भी चिट्ठी लिखी और राजस्थान में सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला उठाया। मतलब आप सोचिए, जो शौर्य चक्र ले रहा है देश का वो सैनिक, वो सिस्टम से हार गया। इस सैनिक की मांग है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को कैंसिल करके 1 महीने में दोबारा पेपर और परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच हो। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को हटाया जाए। बिना किसी धांधली के परीक्षाएं करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और नकल माफिया को रोकने के लिए कड़ा कानून लाया जाए। सोचिए उस राज्य की कैसी हालत होगी
जहां एक शौर्य चक्र विजेता अपनी नौकरी इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे राज्य में बेरोजगारी की हालत और सरकारी भर्तियों में हो रही धांधली चुभ रही है, और जो वो मांग कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी होनी चाहिए। एक भाई को इस्तीफा देकर ध्यान खींचना पड़ रहा है। विकास जाखड़ सीआरपीएफ में 9 साल रह चुके हैं, अभी 24 साल की सेवाएं बची हुई हैं। विकास जाखड़ की पत्नी स्वास्थ्य विभाग में है। जाखड़ ने कहा कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो उनकी पत्नी भी इस्तीफा दे देगी। सुनिए एक बार उनको। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पेपर लीक होने से जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं, जो मेहनत करते हैं, दिन रात अपना प्रयास करते हैं, घर से दूर, माँ बाप खर्चा उनका खुद अभाव में रहते जयपुर में पढ़ने लिखने, सिटी में पढ़ने लिखने का खर्चा भेजते हैं, तो उनको तो नुकसान हो गया होगा। दूसरा पहलू, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, दूसरा पहलू ये है कि जो योग्य नहीं है, जिनके पास पेपर पहुंच गया, ऐसे लोग शिक्षक बनेंगे तो समाज, जहां हम शिक्षक को समाज की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो ये तो रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। वो लोग क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? और हम ये भी जानते हैं कि जो सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है, गरीब बच्चे गाँव के जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। राजस्थान में हर भर्ती परीक्षा पर विवाद है। यकीन नहीं हो तो देखिए, 26 सितंबर 2021 शिक्षक भर्ती के लिए रीट का पेपर हुआ। 31,000 वैकेंसी थी, 13 लाख छात्र बैठे। पेपर लीक के आरोप लगे, जांच चल रही है। 3 लाख से 40 लाख में पेपर बिकने का आरोप है। 3 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक में पेपर बेचा गया। 13 से 15 सितंबर 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, 857 पद थे, 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया। परीक्षा से पहले सोशल मीडिया में पेपर वायरल हो गया। 15 लाख में पेपर बिकने का आरोप लगा। 6 दिसंबर 2020 जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा, पेपर लीक के आरोप लगे, परीक्षा रद्द हुई। 17 जनवरी 2021 राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा, तब पेपर कैंसिल कर दिया गया। 23 और 24 अक्टूबर को फिर परीक्षा हुई, इसमें भी कई जगह नकल के आरोप लगे। गजब है भाई राजस्थान। हालत यह है कि राजस्थान में भर्ती परीक्षा के दिन सरकार पूरे राज्य का इंटरनेट बंद कर देती है। इंटरनेट बंद कर दिया कि हमसे नहीं रुक रहा, इंटरनेट बंद कर दो, कहीं जाएगा ही नहीं, वायरल ही नहीं होगा। इसके बावजूद नकल नहीं रुकती है, इसके बावजूद पेपर आउट हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेट राजस्थान में बंद होता है। राजस्थान में किसी भी छोटे बड़े एग्जाम में इंटरनेट बंद कर हो जाता है। 26 सितंबर को रीट पेपर हुआ, उसमें इंटरनेट बंद कर दिया गया। 23 अक्टूबर को पटवारी भर्ती का पेपर हुआ, उसमें भी इंटरनेट बंद कर दिया गया। 27 अक्टूबर को आरएएस प्री का एग्जाम हुआ, उसमें भी इंटरनेट बंद कर दिया गया। अरे चोरी रोकिए ना भाई, पेपर कैसे लीक हो रहा है? इंटरनेट बंद कर देते हैं। सबको परेशान कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहा है वो भी, जो नहीं दे रहा है वो भी। इतना मुश्किल है कि पेपर सेट हुआ उसको बाहर ना जाए, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं। गजब है भाई, इतना सिस्टम में एक छेद है। इंटरनेट बंद करने के बावजूद पेपर लीक हो जाते हैं। नकल कराने वाला गिरोह हाईटेक तरीके आजमाता है। आपको एक ब्लूटूथ चप्पल दिखाता हूं जो राजस्थान में रीट के पेपर में नकल के लिए तैयार किया गया था। हवाई चप्पल को आपको तस्वीर दिखाता हूं, यह हवाई चप्पल है, इसके अंदर ब्लूटूथ का चिप लगा दिया। अब बताइए, बीच से काट कर और इनमें वॉइस कॉलिंग डिवाइस, बैटरी, सिम सब फिट कर दिया। और चप्पल में ठीक स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, खेल हो रहा है। यह चप्पल बीकानेर में पकड़ी गई। इसे दिल्ली में 30,000 रुपए में तैयार किया गया था और चप्पलों को राजस्थान लाकर 6 से 7 लाख रुपए में बेच रहे थे। 6 से 7 लाख रुपए में चप्पल बिक रही है। पुराने जमाने में पढ़ाई लिखाई कर लेते तो पास हो जाते, नहीं पास करते तो ऐसे ही चप्पल से माँ बाप पीटते थे। आज चप्पल से एग्जाम पास हो रहा है। बताइए क्या दिन आ गया है। अब आप सोचेंगे चप्पल में ब्लूटूथ लगाए तो करते, इतना छोटा, जेम्स बॉन्ड की फिल्म में नहीं देखते इधर कान में लगा के जाता है, पता ही नहीं चल रहा, वैसा कुछ कान में दे देते थे और चप्पल से जो है कनेक्शन हो गया, अपना अंदर बता रहे हैं एग्जाम में कि क्या लिखना है। राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लेकिन दोनों राज्यों में पेपर लीक के मामले में अलग अलग तरह की कार्रवाई हुई। यूपी सरकार ने पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की, 30 दिन में बिना किसी फीस के दोबारा एग्जाम का ऐलान किया। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 23 लोगों को अरेस्ट भी किया। सरकार ने दोषियों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में परीक्षा में 1.5 घंटे पहले पेपर लीक हुआ।
मामले में सरकार ने 20 अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन सरकार ने पेपर लीक नहीं माना, परीक्षा रद्द नहीं की, विरोध के बाद भी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान का हाल क्या है आपको देखना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, एनसीआरबी का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। भ्रष्टाचार में राजस्थान, राजस्थान किस पोजीशन पर है? सेकंड है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। यहां 2020 में भ्रष्टाचार के 363 मामले दर्ज हुए। 2020 का बता रहा हूं, 2020, यानी औसत हर दिन भ्रष्टाचार का एक केस मांग करते हैं लगभग। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है। राजस्थान के 78% लोगों ने इस सर्वे में माना, 78%, कि कोई काम करवाने के लिए उनको रिश्वत देनी ही पड़ती है। राजस्थान में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, ये खुद मुख्यमंत्री मानते हैं। पिछले महीने एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने शिक्षकों से सवाल पूछा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लगता है, सबने सामने मुंह पर हां बोल दिया। वो वीडियो आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार देखिए। ऑफिस हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। मतलब सही बात है, नहीं मुझे नहीं मालूम है, पैसे देने पड़ते हैं क्या? सब मुख्यमंत्री के सामने है, फिर भी हो रहा है। सरकारें नकल नहीं रोक पाती, सरकारें पेपर लीक को नहीं रोक पाती, अंत में उसे कुछ नहीं मिलता तो परीक्षा रद्द कर जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान उन उम्मीदवारों का है जो ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अभ्यर्थी एक सरकारी नौकरी की तैयारी क्या करता है, रिपोर्ट देखिए कि एक जो प्रतियोगी होता है, एक प्रतियोगी जो परीक्षा में बैठता है, औसतन 3 साल 3 महीने का समय देता है परीक्षा की तैयारी के लिए, एक पेपर की तैयारी के लिए। सोच रहे हैं आप? इसमें आप नकल मान लीजिए, कैंसिल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसका 3 साल 3 महीना बर्बाद हो जाता है एक कैंडिडेट का। ऐसे लाखों कैंडिडेट होते हैं। आपको बोलने में 1 मिनट नहीं जाता है, कैंसिल कर दो या नहीं करो, उसका 3 साल 3 महीना चला गया, कोई देगा? सालाना खर्च औसत कितना है आप देखिए। सालाना खर्च एक कैंडिडेट का कितना पड़ता है? 1,95,130 रुपया। और इसमें से 57% छात्र जो हैं वो गरीब होते हैं, अमीर परिवारों के नहीं होते हैं, वो गरीब परिवार के होते हैं। उनका 3 साल आपने बर्बाद कर दिया, उनका 2 लाख रुपया बर्बाद कर दिया, और आपको क्या बोलने में लगा? इंटरनेट बंद करो, नहीं लीक होगा। अरे इंटरनेट नहीं बंद करो, सिस्टम को ठीक करो। राजस्थान में ये बार बार क्यों हो रहा है, इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री और उनके महकमे को देखना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। गहलोत साहब देखिए जरा, लोगों को दिक्कत हो रही है। अब एक जरूरी खबर, जम्मू कश्मीर सरकार ने रियल एस्टेट के निवेशकों के साथ 18,300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव वाले 39 MOU पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते केंद्र शासित प्रदेश में आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास के लिए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन में समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप भी पानी पीजिए, मैं भी पीता हूं। मिलते हैं फिर।
और अब पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में हम अकबर और महाराणा प्रताप का चैप्टर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन। महाराणा का पत्र मिलने पर अकबर खुश हो गया था। अकबर के दरबारी पृथ्वीराज ने पत्र पर संदेह जताया। पृथ्वीराज ने कहा कि महाराणा ऐसा पत्र लिख ही नहीं सकते, बेकार आप खुश हो रहे हैं। पृथ्वीराज ने महाराणा को एक कविता लिखकर भेजी। पृथ्वीराज ने कविता से महाराणा के स्वाभिमान को जगाया। महाराणा प्रताप फिर से मुगलों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हुए। भामा शाह की मदद से महाराणा ने फिर से सेना तैयार की और उसके बाद क्या हुआ अब बताते हैं। दरअसल भामा शाह से मिली मदद से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना तैयार की और इस सेना की मदद से मुगलों पर गुरिल्ला वॉर, जो आप आजकल सुनते हैं, वो गुरिल्ला हमले किए जा रहे थे। उसमें होता क्या था कि जैसे बीहड़ जंगल, भटकाने वाले रास्तों के कारण मुगल फौज राजपूतों का कुछ कर नहीं पा रही थी, एकदम से हमला हो जाता था। हथियार और रसद की लूट से मुगल फौज की वैसी हालत खराब हो गई थी। इसी समय महाराणा प्रताप ने मुगलों पर हमले की योजना बनाई, जिसे बैटल ऑफ दिवेर कहा जाता है। महाराणा प्रताप अजमेर और मेवाड़ का संपर्क तोड़ना चाहते थे। अजमेर और मेवाड़ के बीच दिवेर में तंग पहाड़ी रास्ता था। अजमेर और मेवाड़ को यही इकलौता मार्ग जोड़ता था। दिवेर पर कब्जा करने से अजमेर और मेवाड़ का जो संपर्क है वो कट जाता। दिवेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अकबर के चाचा सुल्तान खान के पास थी। महाराणा प्रताप ने 1582 में दिवेर पर हमला करने की योजना बनाई, क्योंकि अगर यह रास्ता मिल गया तो फिर आप मुगलों को पीछे धकेल सकते थे। मुगलों के खिलाफ इस युद्ध की तैयारी महाराणा प्रताप काफी समय से कर रहे थे। मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था। भामा शाह ने उनकी केवल आर्थिक मदद ही नहीं की, बल्कि स्वतंत्रता के लिए उनके प्रण को भी याद दिलाया। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों के खिलाफ युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। साल 1582 को विजयदशमी के दिन महाराणा प्रताप ने युद्ध का ऐलान किया। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। एक हिस्से की कमान खुद अपने पास रख ली, दूसरे हिस्से की कमान महाराणा के पुत्र अमर सिंह के पास थी। अक्टूबर के महीने में राजपूत फौज ने दिवेर के थाने पर हमला किया। महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे। दिवेर के रास्ते में भीलों और दूसरे राजपूत सरदार तैनात हो गए। दिवेर के चारों तरफ से राजपूतों ने घेर लिया। इतिहासकारों के मुताबिक महाराणा ने यह बात फैला दी थी कि वो मेवाड़ छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, इसलिए मेवाड़ और दिवेर में मुगल फौज निश्चिंत हो गई। ऐसे माहौल में जब महाराणा प्रताप ने दिवेर पर हमला किया तो मुगल फौज हैरान रह गई। उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, हमला हो जाएगा। दिवेर पर पहला हमला महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने किया। सेना के एक हिस्से का नेतृत्व अमर सिंह कर रहे थे। मुगलों को इतने भीषण हमले की उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए मुगल फौज में भगदड़ मच गई। दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने अद्भुत वीरता दिखाई। अमर सिंह ने सीधे मुगल सेनापति सुल्तान खान पर हमला किया। अमर सिंह ने सुल्तान खान पर अपने भाले से हमला किया। वो भाला सुल्तान सिंह और उसके घोड़े को काटता हुआ निकल गया। महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार बहलोल खान को घेर लिया। महाराणा प्रताप ने तलवार से बहलोल खान और उसके घोड़े को काटा। युद्ध की भीषणता से मुगल सेना में खलबली मच गई। मुगल सैनिक अपनी जान बचाने के लिए मैदान से भागने लगे। महाराणा प्रताप और उनकी सेना के पराक्रम से मुगल फौज मैदान छोड़कर भाग गई। इतिहासकारों के मुताबिक 36,000 मुगल सैनिकों ने समर्पण कर दिया। अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा और राजपूत सैनिकों की तुलना स्पार्टन सैनिकों से की। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को तोड़कर रख दिया। युद्ध के बाद मुगल फौज मेवाड़ में बनाए गए 36 ठिकानों को छोड़कर भाग गई। कई सारे किलों पर महाराणा प्रताप ने फिर से कब्जा किया। दिवेर के युद्ध के बाद मुगलों को काफी नुकसान हुआ। कुंभलगढ़ के किले पर राजपूतों का अधिकार हो गया। गोमुंदा, बस्सी, मदारिया, मंडलगढ़ और भी राजपूतों का कब्जा हुआ। महाराणा ने चित्तौड़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ स्वतंत्र करा लिया था। मेवाड़ के आसपास के शाही ठिकानों को रसद मिलनी बंद हो गई। महाराणा ने आदेश जारी कर दिया था कि मुगलों को कोई टैक्स नहीं देगा। मेवाड़ से गुजरने वाले मुगल काफिले महाराणा प्रताप को टैक्स देने लगे थे। दिवेर का युद्ध राजपूताना के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन हल्दी घाटी की तुलना में इसका जिक्र कम किया गया। दिवेर के युद्ध में हार के बाद अकबर के अंदर महाराणा प्रताप का डर बैठ गया। इसी डर का परिणाम था कि दिवेर युद्ध के बाद मुगलों ने महाराणा प्रताप पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। हिस्ट्री की क्लास में आज इतना ही। अगली क्लास में आपको अकबर के नवरत्नों के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।